सभी दर्शकों को मेरा अर्थात आनंद का नमस्कार। आज एक विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, अर्थात आज के दिन पूरे विश्व में जो भी ओल्ड एज पर्सन है, वृद्ध हैं, उनके बारे में बातें होती हैं। क्या समस्याएं हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या समाधान है। यूएन द्वारा 1991 में 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने की यह परंपरा आज भी चली आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत तो युवाओं का देश है, किंतु आने वाले 30 साल के बाद जब हमारी यह युवा जनसंख्या वृद्ध होना प्रारंभ करेंगी तो 2050-2060 ईस्वी में भारत में वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्या चुनौतियां हैं, कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा, इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं उनसे। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं श्रीमती सुशीला गुप्ता जी से। आप डीएवी नंदराज में जो वृद्धाश्रम चलता है उसको मैनेज करती हैं। मैम, आपका स्वागत है। और साथ में ही कानूनी राय के विशेषज्ञ श्री नित्यानंद सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं और वृद्धों से जुड़े मामलों को ये देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा मैम कि आपके वृद्धाश्रम में किस प्रकार के वृद्ध लोग आते हैं? वृद्धाश्रम में पैसे वाले ही आते हैं, पैसा देकर ही रहते हैं, लेकिन वो इतने घर से इतने दुखी होके आते हैं कि हम कई बार समझाते भी उनको कि घर जैसा यहाँ नहीं है, आप घर में रहना ज़्यादा ठीक रहेगा जी। लेकिन वो बोलते कि नहीं, हम घर छोड़ चुके हैं, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, हमको यहीं पर आश्रय दीजिए। वो पैसा भी देते हैं। हम लोग 5,000 रुपये महीना उनसे लेते हैं। अच्छा। उसमें खाना पीना, रहना, बिस्तर वगैरह सभी, दोनों टाइम दूध वगैरह देते हैं। और इस तरह के लोग आते हैं जिनका बेटे तो हैं लेकिन बाहर रहते हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे। बिल्कुल। दूसरे ये है कि बेटे हैं लेकिन वो ठीक से रख नहीं पाते उनको, उनकी मजबूरियां होगी, दोनों नौकरी पेशा हैं, घर में रहते नहीं है तो उनकी देखभाल कौन करेगा। सही बात है। पहले संयुक्त परिवार होते थे और महिलाएं जॉब नहीं करती थी या कम करती थी, तो महिलाओं का दायित्व होता था कि वो अपने घर में रह कर के बूढ़े सास ससुर का, माँ बाप का देखभाल करें। लेकिन वैसा अब ज़माना नहीं रहा जी। दोनों पति पत्नी कमाते हैं, तब उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से घर तब चलता है। बच्चे भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अकेले सुरक्षा भी नहीं है और उनकी देखभाल भी कौन करे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुरक्षा और देखभाल, कहीं न कहीं जब इंसान वृद्ध होता है तो अकेलापन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और परिवार में भी कहीं न कहीं दूरी बनती है। और इसलिए इस बार का जो थीम भी है वो है कि बदलती दुनिया में वृद्धों का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका क्या लचीलापन है। हम कई चीज़ों पर बात करेंगे, स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी बात करेंगे और कानूनी दृष्टिकोण पर भी बात करेंगे। हमारे साथ चूँकि हमारे एडवोकेट साहब भी हैं, नित्यानंद सिंह जी। सर, जानना चाहेंगे कि आज से 20 साल पहले और अभी में जो कानूनी समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, खासतौर पर वृद्ध, उसमें क्या आप अंतर देखते हैं और क्या कारण देखते हैं इसके? देखिए, 2007 से पहले की बात हम करें, 2007 से पहले वृद्धों के लिए, वृद्ध जनों के लिए और ओल्ड एज होम के लोगों के लिए भी सच कोई कानून नहीं था जिससे कि उनके बच्चों को, इनके चिल्ड्रंस को, उनके एज पर रिलेटिव्स को भी मतलब पनिशमेंट किया जा सके। लेकिन 2007 में एक एक्ट आ गया। 2007 में उस एक्ट का नाम है, ऐसे शॉर्ट में तो हम उसे सिटीजन एक्ट कहते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट जी। लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग माओपास कहते हैं। तो माओपास, अब हम आपसे जब भी डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ माओपास से ही कहेंगे, ताकि ये नाम इतना बड़ा है कि कन्फ्यूज़न होगा। दर्शकों, माओपास, ये आप भी ध्यान रखिए। हाँ, ये बड़ा सटीक नाम है, माओपास एक्ट। ये माओपास एक्ट हमारे बुजुर्गों के लिए 2007 के बाद से रामबाण है। और ये एक्ट की अवेयरनेस की थोड़ी कमी है हमारे समाज में लोगों को,
जिसके कारण लोग इससे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। मुझे खुद ही जानकारी नहीं जी। है। सही बात है। और उससे पहले अगर 2007 से पहले कहें तो हमारे पास सीआरपीसी में एक प्रोविज़न था 125 सेक्शन की, जिसमें कि मेंटेनेंस की बात की गई है। अच्छा। बुज़ुर्गों को अगर बच्चे उनके मेंटेन नहीं करते हैं और कंडीशन ये है कि वो बुज़ुर्ग भी अपने आप को मेंटेन करने में असक्षम हो, हाँ, तो उस दृष्टि से 125 सेक्शन आज भी है और पहले भी था, वो सीआरपीसी में ही पहले से इन्वॉल्व है, उसके तहत ही हम लोग फाइल कर पाते थे। तो सीआरपीसी का जो प्रोविज़न था वो इतना सटीक नहीं था क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस था और बुजुर्गों को तुरंत कुछ न कुछ रिलीफ लीगली मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली तो होना ही चाहिए, लीगली भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2007 में ये एक्ट लाया। इस एक्ट में बड़ी मतलब ब्यूटी है कि वैसे केसेस नाम के हिसाब से समझ लें कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर दोनों इस एक्ट से गवर्न होता है। अच्छा। मतलब उनको मेंटेन भी करना है और उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना है। और इसी एक्ट के तहत अब गवर्नमेंट जो है जगह जगह पर ओल्ड एज होम भी खोला जा रहा है। ये पावर दिया गया इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के थ्रू। तो इसमें हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनका ये है कि अगर उनके साथ किसी प्रकार के उनके बच्चों के द्वारा, बच्चों में उनकी बेटी भी इन्वॉल्व है। अच्छा, बेटा बेटी दोनों? बेटा बेटी दोनों इन्वॉल्व है। और इसी जगह एक और कंडीशन हम समझा दें कि ऐसे भी हमारे पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, चाइल्डलेस हैं। अच्छा, हाँ, चाइल्डलेस भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइल्डलेस के लिए क्या होता है कि उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, चाचा हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, फूफा के बच्चे हो गए, मामा के बच्चे हो गए, ये लोग अब उनको टॉर्चर करना शुरू करते हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए। तो ये एक्ट, इसकी ब्यूटी क्या है कि ये चाइल्डलेस पेरेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए भी एक्ट करता है। तो वैसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं या पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे हों या बच्चे नहीं हों, अगर बच्चे हैं तो उनके खिलाफ केस फाइल होगा, और अगर बच्चे नहीं हैं तो जो रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव है जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उनके जाने के बाद, उनके डेथ के बाद, तो उनके खिलाफ वो एक पिटीशन फाइल करेंगे। ये पिटीशन बड़ी अच्छी है और 90 दिन में इसको डिसाइड कर देना है। अच्छा, मतलब 3 महीने में निर्णय भी मिल जाएगा आपको, और डेट ऑफ फाइलिंग से आपको मेंटेनेंस पेमेंट भी मिलने लगेगा इंटरिम। ये तो बहुत अच्छी जानकारी। तो ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे दादाओं लोगों को और चाचा लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इस एक्ट को ज़रूर समझें, और इस एक्ट में एप्लीकेशन एसडीओ के यहाँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, दोनों एक ही चीज़ हैं। एसडीएम और एसडीओ दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिससे लोग समझ पाएँ। एसडीएम के यहाँ ये केस फाइल होगा, वो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में रिटेन हैंड से कोई लीकेज नहीं, कोई लीगल अवेयरनेस नहीं, कोई लीगल कागज़ नहीं, सिंपल एक आवेदन, जैसे वो बिजली लेने के लिए आवेदन देते हैं, खाता खोलाने के लिए आवेदन देते हैं, सिंपल एक आवेदन टू दी एसडीएम या सेवा में क्या एसडीएम को, सब डिविजनल ऑफिसर को जो हिंदी बोला जाता होगा, उनको आवेदन देंगे। जी, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इन बातों को भी ध्यान में रख रहे होंगे। अब मैं मैम आपसे बात ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये कहीं न कहीं बढ़ते उम्र के साथ घटता है जब बच्चे बाहर निकलना शुरू होते हैं। भावनात्मक लगाव, चूँकि माता पिता का बच्चों के साथ एक भावनात्मक लगाव होता है, आखिर इस भावनात्मक लगाव में कहाँ खोट आ जा रहा है कि ये समस्या उत्पन्न हो जा रही है कि कानून में जाना पड़ता है बच्चों को, माता पिता को? माता पिता जब उनका जब नहीं होती, सेवा नहीं होती है, और वो इतने उग्र हो जाते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं, लाचार होकर के वो कानून में जाना चाहते हैं। जल्दी से माता पिता कानून में जाना नहीं चाहते हैं, बच्चों से लगाव रहता है, पाला है, पोसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वो जाना चाहते हैं, बच्चे दुखी करते हैं तब जाते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ कई बीमारियां होती हैं और वहाँ एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर आते हैं, CCL से डॉक्टर आते हैं, वो वो सारा मुआयना करते हैं और ज़रूरत की दवाइयाँ दे जाते हैं, और बोल के जाते हैं कि भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप हॉस्पिटल में आकर के हमें दिखा सकते हैं। और बाकी और भी डॉक्टर, सदर हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर आते हैं, वो भी देखते हैं। और ज़्यादा बीमार होने से जी हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, उनके घर वालों को सूचित करते हैं कि वे आके देखें। नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास जो संभालने वाले हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ही मेरा एक सवाल भी है कि
क्योंकि माता पिता के पास अपना कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है, कुछ वो खरीदते हैं अपने जीवन में, कुछ फ्लैट या ज़मीन जो उनके नाम पर होता है, माँ या बाप के नाम पर होता है। कभी कोई ऐसे कोई स्टोरी आपके पास जिसमें सिर्फ उसके लिए बच्चों ने कुछ बहुत जिससे कि बहुत पीड़ादायक आपको लगा हो, आपको महसूस हुआ, कुछ अगर ऐसी कहानी हो तो आप बताइए हमें। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, एक दो के साथ में बोली। फिर भी कोई एक यदि आप कुछ बता सकें। हाँ। जैसे आप बता रही थी कि वो माँ को ले जाने आपके यहाँ कुछ ऐसी महिला आई हुई थी 2-3 दिन पहले। हाँ, इसी तरह के एक बहुत पुराना अपर बाज़ार में बहुत पुरानी दुकान थी, उसके मालिक और उसकी वाइफ दोनों हमारे यहाँ आए हुए हैं। बहुत वृद्ध हैं, पैरों से लाचार हैं, हाथ से भी लाचार हैं। मैंने तो देख के कहा था कि इनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतने रोने लगे कि हमको एक बार रहने दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा। सचमुच में उन्होंने परेशान नहीं किया। उनके बच्चों ने घर भी अपने नाम करा लिया, उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद वो माँ कुछ दिनों के बाद बोलती मैं बेटा से मिलना चाहती हूँ, मैं बेटे को देखना चाहती हूँ। हमने पूछा क्यों? अंदर से कुछ हो रहा है। हमने उनको हमारे किसी आदमी को देख करके उनको घर भेजा कि जाओ इनको मिला के लाओ। ऐसी होती है माँ। जब आप ये बता रही हैं ना तो मेरा मन भी बहुत भावुक हो जाता है कि अभी तो दुर्गा पूजा का समय भी है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ बाप तो उसी भाव से अपने बच्चों को देखते हैं। कानूनी रूप से सिंह साहब इस तरह के बच्चों के लिए किस प्रकार के एक्शंस होते हैं, और कुछ अगर आपके दृष्टांत में से कुछ केस हैं थोड़े समय में अगर आप बता सकते हैं तो। एक ही बच्चा था उनका और वो अब्रॉड शिफ्ट कर गया था, ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका में था, और यहाँ पे उनकी 2 प्रॉपर्टी थी, फ्लैट, रांची की बात है ये। तो उन लोगों ने अपने मदर फादर को ये कहकर कि हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं और कुछ कागजात हैं जो बैंक में जमा है वो झूठ बोलकर उनसे साइन कराया गया। और जब वो पेपर्स, रजिस्ट्री पेपर सब तैयार हो गए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के, तो उनको कहा गया कि चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, और उनको ले जाकर ओल्ड एज होम में रख दिया गया कि मम्मा तुम यहाँ रहो, हम सुबह आके ले जाएंगे। और उसके बाद वो दे कैन नॉट टर्न अप। तो और वो दोनों लोग शिफ्ट कर गए, वो प्रॉपर्टी बेच कर, हस्बैंड वाइफ, और अब वो अब्रॉड में रहते हैं। उनके परिवार अब रांची में वृद्धाश्रम में है। तो कोई एक दो घटनाएं नहीं है दर्शकों, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2050 आते आते लगभग 150 करोड़ लोग ये ओल्ड एज में होंगे। हम आप भी जो लोग उस उम्र में हैं, जो कि अभी काम कर रहे हैं, हम भी इस ओल्ड में, ये समस्या सबके साथ होने वाली है। अब जब ये समस्या है तो इसका समाधान, इसका एक सरकारी तरीके से भी समाधान हो। कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी बनी ही हैं निश्चित रूप से, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने वृद्धों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाओं को किया है। कहीं ना कहीं इसमें डिजिटल लिटरेसी भी एक चुनौती है। जैसे मैं आपके यहाँ ही पहले मैम जानना चाहूँगा, आपके यहाँ जो वृद्ध रहते हैं वो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन का कितना उपयोग कर लेते हैं? स्मार्टफोन है। हाँ। मोबाइल और स्मार्टफोन दोनों है, उनसे वो अपने देखते रहते हैं, जो देख सकते हैं वो, जिनके पास नहीं है वो। क्योंकि अब तो मेडिकल सुविधा भी ऐप के थ्रू है। हाँ। और वीडियो कॉलिंग अपने बच्चों से को देखना, और ये भी समाज के साथ जुड़ना, अपना कुछ प्रोग्राम बनाकर। आपके यहाँ प्रोग्राम्स भी होते होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स करते होंगे सब लोग होते मिलकर? रहते हैं। कुछ बताइए क्या क्या आपके यहाँ होता है ओल्ड एज होम? हमारे यहाँ एक तो ये सत्संग करने वाले आते रहते हैं, सत्संग के जरिए अपना सत्संग भी करते हैं, कुछ गेम खिलाते हैं, हावजी वगैरह खिलाते हैं। और दूसरे ये नर्सें आती रहती है, पास में 2-3 मेडिकल है, तो वहाँ से वो आकर के उनका मनोरंजन करती है। कोई समस्या हो तो पूछती है कि हम आपका ये, दादी आपका ये कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे। तो संस्थाएं बहुत आती रहती है मिलने के लिए। बिल्कुल। सिंह सर, कहा भी जाता है कि जो किसी परिवार को अगर जांचना है, गए और देखे, तो बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हैं जी, उस मात्र से पता चल जाता है। तो आप चूँकि एक बहुत कानूनी दांव पेच में तो बहुत चीज़ों को देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, आखिर समस्या का जड़ कहाँ है? समस्या मेरे विचार से समस्या का जड़ प्रॉपर्टी है। जिस बुजुर्ग के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो भी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, और जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो भी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। तो समस्या का जड़ प्रॉपर्टी है।
अगर पुत्रों को लगता है कि अगर माता पिता को हम तब तक रखें जब तक प्रॉपर्टी मिल जाए, तो कुछ दिनों तक रखते हैं, फिर उसे शिफ्ट कर देते हैं, और अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो शुरुआत के दिनों में ही शिफ्ट कर देते हैं। हाँ। तो ये दशा प्रॉपर्टी से मेरे विचार से ये ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी एक और समस्या है, जी, जो बताइए। समस्या ये है कि आज के डेट में वर्किंग वुमेन्स भी हो गई हैं और वर्किंग मेन भी हो गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी परिवार हैं उसमें दोनों लोग वर्किंग हो गए हैं, और बच्चे जो हैं हॉस्टलाइज्ड हो गए हैं, जो हाँ। हॉस्टल में चले गए हैं। तो बुजुर्गों के साथ समय देना अब संभव की स्थिति में नहीं है। और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे 11 बजे आते हैं। तो बुजुर्ग के साथ जो समय नहीं दे मिलता है तो बुजुर्ग अपने आप को तनहा महसूस करते हैं, और उसका भी एक कारण है कि बुजुर्गों में एक रिफरकेशन या गुस्सा या कुछ तरीके की बदलाव आती है। वो भी एक कारण है मुख्यतः, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। ये तो इसको सुधारा जा सकता है। हम किसी व्यक्ति को रखकर, किसी के साथ रखकर, बच्चे को दादा दादी के साथ बैठाकर, बच्चियों को दादा दादी के पास छोड़कर, इस तरह के प्रॉब्लम समाधान किया जा सकता है। लेकिन बेसिक रूट है कि अगर आप प्रॉपर्टी को की चाहत रखने वाले जो लोग बेटा और बेटी है, वो लोग मदर फादर को इग्नोर कर रहे हैं। और हम लोग, मेरे दृष्टि से अगर एज ए लॉयर हम पूछें तो मैक्सिमम केसेस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग ओल्ड एज होम की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो हैं सुखी से हैं। हम इस फोरम से ये भी बताना चाहते हैं कि आप ओल्ड एज होम में रहें, लेकिन आप उसके खिलाफ आवेदन ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका राइट है। बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि आपका ये सैचुरेशन पॉइंट है, अब हमारी यहीं ज़िंदगी कट जाएगी, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। आपके एक्शन लेने से कई परिवार बच जाएंगे और समाज में जागरूकता और भी समाज फैलेगी। में जागरूकता आएगा। जी जी बिल्कुल। इस एक्ट का प्रयोग बहुत कमतर हो रहा है हर जिला में। जैसे रांची जैसे जगहों पर मुश्किल से 100 या 150 केसेस होंगे, जबकि बुजुर्गों की संख्या आप जाके देखिए ओल्ड एज होम में नगण्य है। जबकि ये शहर है, जबकि ये शहर है, पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं, लिखे जागरूक लोग। हैं जी। और गांव की स्थिति तो और भी और बिगड़ होती बदतर है। और और भी गांव बिगड़ के वहाँ। लोगों को तो बाहर सीकड़ में बांध के रखते हैं, ओहो। घर में नहीं रखते हैं, बाहर खटिया में सीकड़ में बांध के रखते हैं। हम लोग जाके रेस्क्यू करते हैं। हाँ, कैसे कई सारे ऐसी खबरें हम लोग देखने का मौका मिलता है। बुजुर्ग हमारी संपत्ति है, जैसे कि जमीन अगर संपत्ति दे है, आर तो बुजुर्ग भी एसेट्स, assets दे आर हैं हमारे। एसेट्स। और इसके साथ एक और जोड़ देते हैं कि अगर बुजुर्गों को ये भी तकलीफ लगती हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कानूनी दांव पेच में जाएंगे तो वकील साहब फीस लेंगे, कानूनी कागज़ में पैसा लगेगा, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार कर रखा है। वो जिसको कि हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। अच्छा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर जिले में खुला हुआ है। इवन पंचायत लेवल तक हमारे एनजीओ और पीएलवी जाते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, हमारे ओल्ड एज होम में हमारे पीएलवी बैठते हैं। अच्छा। लॉयर मतलब जिला विधिक सेवा प्राधिकार का। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आपको दुख मिल रहा है, जहाँ भी आपके बच्चों के द्वारा या आपके रिलेटिव्स के द्वारा मिल रहा है, तो आप इमीडिएट, आप नेट पर अगर मोबाइल चलाना जानते हैं, ऑनलाइन जानते हैं, हाँ। तो आप डीएलएसए को खोजिए, डीएलएसए रांची खोजिए। अगर रांची के आप हैं तो डीएलएसए रांची का पेज खुलेगा, आप वहाँ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। उस कंप्लेंट से सो मोटो आपको एक लॉयर अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी फी। विदाउट एनी फी। विदाउट एनी फी आपको लॉयर अवेलेबल हो जाएगा। वो आपसे जाके मिलेगा, एक सपोर्ट पर्सन आपको वहाँ मिलेगा लीगली। आपको उस सपोर्ट पर्सन आपसे पूरी कहानी जानकर वो एसडीओ के यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर देगा आपके बिहाफ में, और ये कानूनी प्रोसेस सलाह- फिर मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ एक और हम आपके साथ ये जरूर, एक्ट से जरूर, जोड़ना चाहते हैं जरूर। कि इस वेलफेयर में हमारा मेडिकल एस्पेक्ट्स भी है। हाँ बिल्कुल। ये एसडीओ को ये पावर है कि जिस व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, बाई द वे अगर मान लीजिए ओल्ड एज होम में नहीं है, घर में ही रखा हुआ है लेकिन खाना नहीं दे रहा है उसके बच्चे, तो अगर वो व्यक्ति का कहीं से एप्लीकेशन एसडीओ तक आ जाए, आइदर रिटन और ओरल, अगर वो किसी लॉयर या डीएलएसए से संपर्क कर ले, आ जाए, तो एसडीओ इमीडिएट पहले खाना प्रोवाइड करेगा, या तो उसके बच्चों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा। सारे डॉक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, दे आर द नोडल पर्सन ऑफ दिस एक्ट। उनको इम्प्लाइड डायरेक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको किसी बुजुर्ग की दवा दारू करने में रोक टोक नहीं करनी है, आपको करनी है है विदाउट फी एकदम। तो ये अगर वो कोई नहीं करता है तो दैट डॉक्टर वाज आल्सो पनिशेबल इन दिस एक्ट। तो हमको इस एक्ट को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना है आपके माध्यम से, ताकि लोग अवेयर हों। और कानून का डर भी होना और चाहिए, कानून का डर हो, क्योंकि कानून की जानकारी, कानून की जो जागरूकता है, भले माता पिता उसको अपने बच्चों के खिलाफ या अपने रिलेटिव के खिलाफ उपयोग ना करें, लेकिन जागरूकता होने मात्र से भी एक सुरक्षा का कवच जो है उनके ऊपर आता है। सुशीला मैम, ये जो ओल्ड एज का एक ऐसा है कि उसमें योग, नेचुरोपैथी और अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटना, तो ये सब कार्यक्रम आप कैसे आयोजित करवाती हैं अपने यहाँ? ये योगा कराने के लिए बीच बीच में आते हैं, लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कर ही नहीं पाते। अभी हमारे बगल में अपोलो क्लिनिक है एक, उनके डॉक्टर आके बोल के गए हैं कि हमारे क्लिनिक में आओ, हम फिजियोथेरेपी फ्री कर देंगे या मामूली चार्ज करके आपका कर देंगे। तो वहाँ लोग जा रहे हैं फिजियोथेरेपी, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है, तो सहायता तो हमें मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये है ना मैम कि जैसे कि अभी जो युवा हैं वो भी तो कल को ओल्ड एज होंगे, तो वो जो भविष्य के लिए प्लान आजकल देखते हैं, बहुत सारे पेंशन की योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे सरकार की भी योजनाएं हैं कि आप अपने युवा अवस्था में ही लगाइए। और कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे कि लोग बोलता है कि माँ बाप का सहारा बच्चा बनेगा, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का सहारा उसका जो पैसा है, सुरक्षित पैसा, वो भी बनेगा। क्या आपको लगता है कि माता पिता के पास अगर अपना धन सुरक्षित हो तो उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा? जैसा कि वकील साहब ने बताया कि सारा झगड़ा जो है संपत्ति का है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी लेडी भी है, उसके 2 बेटे हैं, एक अमेरिका, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। जी जी। उनका एक बेटा अमेरिका में रहता है, वहीं शादी कर ली, वहीं 2 बच्चे हो गए। वो आता जाता नहीं है, कभी 2 साल में 3 साल में आता। छोटा बेटा जो है वो 40-45 साल का हो गया, न वो नौकरी करता है न वो शादी करता है। तो माँ यहाँ रहने आ गई, उनका अपना घर भी है। बोली मेरे पास गाड़ी भी थी, अब तो बेच दी। और लड़का कुछ नहीं करता है, माँ को बुलाता रहता है, माँ को बोलता कि आप ही खाना बनाएंगे तो खाऊंगा। अच्छा। किसी से बात नहीं कर सकती हैं, आप घर से बाहर नहीं जाएंगी, कोई काम करने वाली को नहीं आने देता है। तो परेशान होकर, उसको संपत्ति का नहीं है। अच्छा। तो खाली तंग करना है माँ को, क्यों उसका माइंड ऐसा ही है। वो तंग होकर के फिर यहाँ आ गई है। और बीच बीच में जब उसका मन होता है बेटे से मिलने का, तो जाती भी है। तो उसके साथ तो संपत्ति का नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। लेकिन समस्याएं हैं तो समाधान है, समाधान के उपाय बने हुए हैं। जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आजकल तो जो स्मार्टफोन है वो कहीं न कहीं एक वृद्धों के लिए एक बड़ा सहारा है, जहाँ से वो स्वास्थ्य की सेवाएं, हर चीज़ हर चीज़ वो रीच। लेकिन उनमें वकील साहब देखा जाता है कि वो सीखना नहीं चाहते। वो बोलते कि यार मतलब मुझे इन सब चीज़ों से, अब मैं हो गया, ओल्ड एज हो गया, मुझे ये कंप्यूटर, लैपटॉप या डिजिटली नहीं सीखना। इस तरह के लिटरेसी प्रोग्राम्स के बारे में भी कुछ अगर आप बताएं हमें कि ऐसा कुछ। हम लोग थ्रू DLS से ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, गांव देहातों में जाते हैं और लोगों से बोलते हैं। वही हम आपको कह रहे हैं ना कि वो बुजुर्ग जो हैं वो अपने घर के जंजालों से इतना पीड़ित हो चुके रहते हैं कि वो अपने आप को सेचुरेट कर लिए हैं, मतलब मन से हार जाते हैं। हाँ, मन से हार जाते हैं, मानसिक रूप से भी हार जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मिलेगा वो खाएंगे और अब इस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी मुझे उठा ले। वो सब यही कहते हैं कि जल्दी मुझे उठा ले, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी को देखना नहीं है। तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जाते हैं, उनको लिटरेसी क्लासेस भी करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों को सिखाते पढ़ाते भी हैं कि कैसे आपके सामने किसी बच्ची के साथ कोई अपराध हो रहा है तो आप आवाज़ लगाएं, आप बुजुर्ग हैं, आप गार्जियन हैं सोसाइटी का, आप आवाज़ दें, हम लोग दौड़ कर आएंगे। तो उनको ये फील होता है कि वो हमारा अभी महत्व है समाज में। बिल्कुल। तो कुछ लोग ये समझते हैं तो वो जागरूक हो जाते हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम लोगों के, हम पढ़े लिखे लोगों के जो वर्ग है उनके तरफ से भी ये कमियां तो हैं कि हम लोगों को, अपने बुजुर्गों को मतलब अवेयर नहीं करा पाए, उनको अपने साथ आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ओल्ड एज होम लगातार बढ़ता जा रहा है। ओल्ड एज होम में लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके साथ ही कारण है कि अगर हम उनको पनिश्ड नहीं कर रहे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये कारण और भी है, इसके कारण ओल्ड एज होम में लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम पनिशमेंट भी चालू कर दें तो शायद 2 घर पनिशमेंट हो तो 4 घर बच जाएगा। पनिशमेंट इसमें इस सेक्शन के द्वारा इस एक्ट में है कि मैक्सिमम 10,000 रुपया मंथली मेंटेनेंस दिया जा सकता है। बिल्कुल। ये SDO अलाउ करेगा।
अगर आफ्टर टेकिंग द ऑल कंसिडरेशन थिंग्स जो होंगे। दूसरा, 3 महीने की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकता है। तो अगर जिस व्यक्ति को ये भय हो जाए कि सज़ा हो सकता है 10,000 रुपया और इंटरिम हमको 3,000 2,000 तो देते रहना होगा, और अगर आप अपील जाते हैं तो आपको ये इस एक्ट की एक ब्यूटी है कि इसके एसडीओ के ऑर्डर को चैलेंज सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो बड़ी मतलब आगे लिटिगेशन नहीं हो सकता, ये लिटिगेशन स्टॉप है। अगर एसडीओ ने भली भांति समझ लिया कि हाँ ये इस बुजुर्ग के साथ गलती हुई है, तो जो ऑर्डर पास करेगा दैट ऑर्डर इज फाइनल, और उनको पे करना होगा, नहीं तो उनके लिए जेल जाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून तो आगे बढ़कर आता ही है, समाज भी आगे बढ़कर आ रहा है। जनसंख्या के साथ, वृद्धि के साथ, उम्र के साथ ओल्ड एज पर्सन भी बढ़ेंगे समाज में, और घर के साथ समाज को भी ये चुनौती होगी कि वो अपने वृद्धों को कैसे मैनेज और मेंटेन करे। ऐसा रिसर्च कह रहा है कि जहाँ माता पिता, बच्चे, युवा माता पिता और उनके बच्चे हैं, अगर वहाँ पर दादा दादी, नाना नानी का भी उनको स्नेह मिलता है तो नशा के प्रति उन बच्चों की जिज्ञासा घटती है। साथ ही साथ जो आजकल हम हमेशा पढ़ते हैं कि टीन एज युवा, 12, 14, 15, 20 साल के युवा क्राइम कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाता है। वैसे बच्चे बहुत समृद्ध होते हैं जो अपने संबंधों को जीते हैं। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, उसका लक्ष्य सिर्फ कानूनी जानकारी या जो समस्याएं वही नहीं है, बल्कि एक चेतना का भी बहाव करना है कि हम अपने बुजुर्गों के प्रति अच्छी भावना रखें, उनसे बात करें, हमारे अगल बगल में जो रहते हैं उनसे पूछें कैसे हैं दादाजी, क्या चल रहा है, अपने कार्यक्रमों में भी उन्हें शामिल करें। तब जाके कहीं न कहीं जो हमारे भारत का उन्नत और उत्तम समाज है वह आगे बढ़ेगा, और हमारे बुजुर्ग अगर समृद्ध रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो याद रखिए हम पर भी उतना आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ पहले तो मैं अपने अतिथि गुप्ता मैम और सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर बहुत अच्छी जानकारियां दी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।